हाय अभय, आपका क्वेरी देखा मैंने ब्रेनली पे, तो उसका जवाब दे रही हूँ और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स दीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन देख रहे हैं और लेट अस स्टार्ट। ओके नाउ अकाउंटिंग ये आपने ठीक है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन है आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स इन केस ऑफ। ओके, पार्टनर से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट किस केस में चार्ज नहीं किया जाएगा? पहली चीज, अगर आपकी डीड में कोई इंटरेस्ट क्लॉज नहीं है तो ये सही ऑप्शन है। दूसरा, अगर डीड ही नहीं है तो भी बिल्कुल सही, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सब चीजों के लिए कोई स्कोप नहीं देता। तो है हमारा क्या, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। लेकिन ये पिक्चर में कब आता है? जब आपके पास या तो ओरल या रिटन किसी भी प्रकार की डीड नहीं है, तब ये आता है, या कोई पर्टिकुलर क्लॉज उसमें एब्सेंट है आपकी डीड में। तो उस हिसाब से ए और बी दोनों सही हो गए। ओरल एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि अगर कोई ओरल एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, रिटन नहीं है या जो भी है, लेकिन एग्रीमेंट चाहे ओरल हो या रिटन हो वो वैलिड होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। तो डी हो गया आपका बोथ ए एंड बी, सो दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ओके, सो आप डी को मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ फर्म हैज एसेट्स वर्थ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख। जब ऐसा कुछ हो ना तो कोशिश करो जरा सी बैलेंस शीट बना लो। 7 लाख के एसेट्स है, 2 लाख की बैलेंस शीट है, कैपिटल कंटेंट है जो गायब है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अच्छा जी, ये इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि 5 लाख का आपका हो गया कैपिटल। अब अगर कैपिटल 5 लाख का है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी है 10%, तो इसका मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया किसी के लिए? 5 लाख जो कैपिटल है उसका 10% आप निकालिएगा तो ये आ गया 50,000। ये तो हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो उस इंडस्ट्री में चलता होगा। आगे चलते हैं। अब लेकिन इस फर्म की गुडविल है, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000। ओके, गुडविल आई 1,20,000 रुपए की ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उसका कैपिटलाइजेशन आएगा। तो इसका मतलब ये जो फिगर है, दिस इज कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, अगर ये फिगर कैपिटलाइज्ड है तो इसका मतलब है जो 10% वैल्यू होगी वो होगी सुपर प्रॉफिट। यानी 1,20,000 का जब आप 10% निकालिएगा, फिगर आ गई 12,000। 12,000 क्या है आपका? सुपर प्रॉफिट। ये होना था नॉर्मल प्रॉफिट, ये है आपका सुपर प्रॉफिट। तो इस बिजनेस का एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? हो गया 50 + 12 यानी कि 62,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। राइट, थर्ड पे चलते हैं। At the time of dissolution of a firm, a partner takes the building of rupees 50,000 at 60,000. The realization account will be credited by so much. ठीक है जी। सबसे पहले जब रियलाइजेशन, ये डिसोल्यूशन होता है तो उसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। पहली चीज क्या की जाती है, सारे एसेट्स को इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है और सारी लाइबिलिटीज को इधर, यानी कि हम बैलेंस शीट में से सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को इधर ट्रांसफर करके अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। अब अगर एसेट यहाँ आया है 50,000 का और पार्टनर ले जा रहा है तो यहाँ पर आएगा पार्टनर का कैपिटल। क्या नाम है? अ फर्म पार्टनर। ठीक है, तो बाय पार्टनर्स कैप अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा कितने से? 60,000 से। तो ये जो डिफरेंस 10,000 का है ये रियलाइजेशन के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि बाद में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि रियलाइजेशन अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा? तो 60,000 रुपीज से। तो इसका आंसर सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ओके, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? क्रेडिट साइड किसका? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले तो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख लें क्या होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा कैश बुक होता है, क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था, एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका होता है, बट रिसीट एंड पेमेंट इज यूज फॉर दी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब कैश बुक में हमारा जो डेबिट साइड होता है वो बेसिकली इनलेट है कैश का, और जो क्रेडिट साइड है वो है आउटलेट। सेम फॉलो होता है रिसीट एंड पेमेंट में। दूसरी चीज, रिसीट एंड पेमेंट, क्योंकि मैंने बोला कैश बुक जैसा है, इसका मतलब है कैश कहीं से भी आया हो, कहीं से भी इन हुआ हो, वो लिया जाएगा, और कैश कहीं के लिए भी आउट हुआ हो वो भी लिया जाएगा।
कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे किसी भी चीज का कोई बाइफर्केशन यहाँ नहीं चलता है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज अक्रूवल, आउटस्टैंडिंग, इन सारे वर्ड्स का हमारे यहाँ पर इस समय कोई काम नहीं है, क्योंकि ये कैश बुक है। तो कैश आया तो एंट्री, कैश गया तो एंट्री। व्हेन आई से कैश, आई इंक्लूड कैश एज वेल एज बैंक, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब ये साइड है हमारा डेबिट साइड इनलेट का और क्रेडिट है आउटलेट का। ओके, ₹300 रिसीव्ड, सबसे पहले तो रिसीव्ड वर्ड यूज किया है, इसका मतलब कि इनलेट साइड में आएगा। तो हमें तो चाहिए कि उसमें क्रेडिट क्या होना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कैश परचेज ऑफ बुक्स ₹700, ये है हमारा आउटलेट। है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो किताबें आप खरीदते हैं वो एक बार खरीदते हैं, सालों साल चलती है। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट को कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनलेट और आउटलेट से मतलब है। तीसरा देखते हैं, डोनेशन रिसीव्ड है तो एक बार फिर इस तरफ आ गया। चौथा, आउटस्टैंडिंग 300, मैंने बोला कि अक्रूवल आउटस्टैंडिंग का कोई मतलब नहीं, जब तक कैश का या बैंक का काम नहीं है तब तक यहाँ कोई मतलब नहीं। तो डी वाला कॉलम तो इसमें आएगा ही नहीं, डी तो आरएनपी में आएगा ही नहीं। आरएनपी मतलब रिसीट एंड पेमेंट, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। ये ए, ये बी आपका ऑप्शन हो गया, राइट। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब आप इसको देखिए और क्वेरीज डालिए और मैं उनका जवाब दूंगी। टेक केयर, बाय, गुड लक।